नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोज्ञ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ मृणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। देखिए इस समय सार जी 13 नंबर की गाथा थी। इसमें 13 नंबर की गाथा में क्या बताया था? जीव अजीव आश्रव बंध है और ये संवर निर्जरा ऐसे ऐसे सारे अधिकारों के नाम आ गए थे एक तरह से। कैसे इन 7 तत्वों को भूतार्थ में से जाने हुए ये 7 तत्व सम्यक तो हैं। तो 13वीं गाथा में ही यहाँ क्या विषय प्रतिपादन किया जाएगा उसकी ओर इशारा कर दिया गया था। देखो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बस आप मत निकालो, आप सुन लो बस। देखो ये गाथा थी। भूदत्थिणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिजर बंधो मोक्षो यसम्मतम। माने भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जर बंध और मोक्ष ये सम्यक्त्व हैं। तो यहाँ सारे अधिकारों का नाम आ गया। जीवा जीव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार। क्रम भी यही है। जबकि तत्वों का क्रम तो हम जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ देखें जीव अजीव के बाद पुण्य पाप, फिर आश्रव के बाद बंध नहीं है। आश्रव का अपोजिट संवर है ना, ये मैंने बताया था यहाँ। इसीलिए आश्रव के साथ संवर रखा, बंध के साथ मोक्ष रखा, बीच में निर्जरा रख दिया बंध से पहले। ठीक है, लेकिन अब जो अपने अधिकार चल रहे हैं उसमें एक तो पूर्व रंग बना दिया। पूर्व रंग होता है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद आया आपका जीवा जीव अधिकार जो 39 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ और कितने नंबर 68 तक चला। ठीक है, अब आ रहा है कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार का तो इसमें नाम ही नहीं दिया। तो अब ये कर्ता कर्म अधिकार कहाँ से आ गया कि कर्ता कर्म अधिकार एक तरह से देखा जाए तो जीवा जीव अधिकार ही है, लेकिन अब कर्ता कर्म की तरफ से उसकी निरूपणा करेंगे। लिख लो, जीवा जीव अधिकार में
जीव अजीव का भेद विज्ञान, एकत्व ममत्व बुद्धि, जीव अजीव का भेद विज्ञान, एकत्व ममत्व बुद्धि, एकत्व ममत्व बुद्धि छुड़ाने की मुख्यता से, एकत्व ममत्व बुद्धि छुड़ाने की मुख्यता से किया गया है। जबकि कर्ता कर्म अधिकार में भेद विज्ञान जीव अजीव का ही कराना है, जीव अजीव का भेद विज्ञान, जबकि कर्ता कर्म अधिकार में कहाँ अटक गए, बोलो जल्दी, की मुख्यता से किया गया है। जबकि कर्ता कर्म अधिकार में, थोड़ा मुंह पीछे रख के लिखना चाहिए बेटा, थोड़ा सीधा बैठो, मुंह थोड़ा पीछे रखो। क्या लिखा? जबकि कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, ज्ञानम तुम सिर्फ इतना ही लिख लेना, जबकि कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाने की मुख्यता से किया गया है। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाने की मुख्यता से किया गया है। कर्तृत्व क्या लिखा? कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाने की मुख्यता से किया गया है। यानी इस प्रकार ये समझ में आता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाने की मुख्यता से किया गया है। माने ये जीवाजीव अधिकार ही है एक तरह से। देखो ऐसे डिवीज़न कोई कुंद आचार्य ने तो किए नहीं थे, लेकिन बाद में अमृतचंद्र आचार्य ने विषय को और सुग्राह्य बनाने के लिए इस प्रकार से अधिकारों का डिवीज़न किया है। ठीक है, और बीच बीच में उन्होंने कलश लिखे इन दोनों को एक ब्रिज के रूप में, एक अधिकार को दूसरे अधिकार से कनेक्ट करने के लिए। अब देखो चर्चा ये चलती है कि अधिकार तो है ये कर्ता कर्म अधिकार, लेकिन यह जीव का अकर्तापना बताना है। क्या बताना है? अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि फिर क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से आप लोग बनाया करो क्वेश्चंस। नाम तो है कर्ता कर्म अधिकार, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसमें अकर्ता बताना है। लेकिन मेरा मंतव्य ये है कि अकर्ता बताना है मात्र इतना ही नहीं है। जब आचार्य देव ने इस अधिकार का नाम रखा है कर्ता कर्म अधिकार, तो उनको कर्ता कर्म का स्वरूप बताना है, क्योंकि अभी अज्ञानी को कर्ता कर्म का सच्चा स्वरूप नहीं पता, इसलिए वो गड़बड़ करता है। जब कर्ता कर्म का सच्चा स्वरूप पता लग जाएगा तो वो कर्ता कर्म संबंधी गड़बड़ नहीं करेगा। अब ये गड़बड़ क्या करता है, क्या अज्ञान करता है कर्ता कर्म के बारे में, कि मैं करता और ये देह की क्रियाएं मेरा कर्म, मैं करता और मैंने खाना बनाया, मैं करता और दुकान व्यापार मेरा कर्म, मैं करता, ठीक है, और रोटी बनाना और जो भी कुछ काम ये पुद्गल की क्रियाएं हैं ये मेरा कर्म। तो ये कर्ता कर्म सही नहीं है। क्या कहा? सही नहीं है। इसका मतलब ये कर्ता कर्म के स्वरूप को नहीं समझता। तो आचार्य देव ने सोचा कि पहले यहाँ जीव को कर्ता कर्म ठीक से समझा दें। जब इसको ठीक से कर्ता कर्म का सिद्धांत समझ में आ जाएगा, तब इसको समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का ही कर्ता होता है, पर द्रव्य का या पर द्रव्य की पर्यायों का कर्ता हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न क्या है कि कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में लागू पड़ते हैं। समझ में? एक द्रव्य कर्ता हो और दूसरा उसका कर्म, ये तो द्विक्रियावाद हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी।
वहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए, तभी कर्ता कर्मपना होता है। माने जैसे घड़े का कर्ता जगत को दिखता है कुम्हार है, क्योंकि उसको यथार्थता नहीं पता। यथार्थ में तो मिट्टी घड़े की करता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, उसे कहते हैं कर्ता। लिखो, कर्ता इज इक्वल टू जो स्वाधीनतया करे, जो स्वाधीनतया करे। ठीक है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम है। जो स्वाधीनतया करे, एक तो कर्ता की परिभाषा ये है, दूसरी लिखो इसी के नीचे, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। नहीं लिखी आज्ञा? नेक्स्ट लाइन में लिखना है। दूसरी लिख ली, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। तीसरी लिखो, जो कर्म को प्राप्त करे। जो कर्म को प्राप्त करे, माने जो कार्य हुआ उसको किसने प्राप्त किया? जो घड़े रूपी कार्य हुआ, उस घड़े रूप दशा को किसने प्राप्त किया? मिट्टी ने। समझ में आया? तो मिट्टी करता है। तीसरा, जो स्वयं कर्म रूप से उत्पन्न हो, जो स्वयं कर्म रूप से, जल्दी लिखो बेटा, जो स्वयं कर्म रूप से उत्पन्न हो। तो इन तीन बातों से मैंने आपको, हाँ बोलो, हाँ, तो पहला तो अभी आगे यूज़ होगा कि जो स्वाधीनतया करे, इसकी चर्चा भी आगे आएगी, लेकिन अभी तीन समझो कर्ता कर्म के लिए। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, उदाहरण में लिख लेना आप, जैसे मिट्टी का घड़ा, जैसे मिट्टी लिख लो आप, मिट्टी। अब इसमें तीनों बन जाएंगे कि घड़े रूप कर्म को मिट्टी ने प्राप्त किया, घड़े रूप मिट्टी परिणमित हुई, घड़े रूप से मिट्टी उत्पन्न हुई। ठीक है, कर्म पता है? कर्म लिखो, कर्म इज इक्वल टू कार्य, कर्म इज इक्वल टू कार्य, कार्य आगे इज इक्वल टू कर्ता। लिखो बेटा जल्दी, कर्ता जिस भाव को प्राप्त करे, ये तो आपने हिंदी और संस्कृत में भी पढ़ा होगा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। क्या परिभाषा पढ़ी आपने कर्म की? हाँ, कर्ता जिस भाव को प्राप्त करे वो कर्म है। ठीक है, अब इसमें मैं तीनों चीज़ें लिखवा सकता हूँ। कर्ता जिस रूप से उत्पन्न हो, कर्ता जिस रूप से परिणमित हो, है। अभी क्या लिखा आपने? कर्ता जिस भाव को प्राप्त करे। अब आप क्या कहते हैं उसको? स्लैश बोलते हैं, स्लैश डालो एक ऐसे टेढ़ा ओब्लिक का साइन। कर्ता क्या लिखवाया मैंने? कर्ता प्राप्त करे, ठीक है, ओब्लिक, परिणमित हो, ओब्लिक उत्पन्न हो, प्राप्त करे, परिणमित हो, उत्पन्न हो, परिणमित हो, उत्पन्न हो। ठीक है, अब ये कुछ सिद्धांत हमने समझ लिया कर्ता कर्म का, और जब हम ये सिद्धांत समझ गए, अब हम लगा लगा के देख लेंगे कौन किसका कर्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे आत्मा रोटी बनाने का कर्ता हो, समझना जरा,
माने पूरा का पूरा कर्ता कर्म अधिकार का सार आ गया, आज समझ लो। अब इस चीज़ों को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, अगर आत्मा रोटी बनाने का कर्ता हो, ठीक है, तो रोटी रूप परिणमित होना चाहिए, तब कहा जाए कि आत्मा करता है। अथवा आत्मा रोटी रूप से उत्पन्न होना चाहिए, या रोटी रूप भाव को प्राप्त करे आत्मा। लेकिन इन सब भावों को किसने प्राप्त किया? बनाने वाली महिला ने या आटे ने? समझ में आया? तो रोटी का कर्ता कौन है? ना कि महिला। महिला को निमित्त की अपेक्षा कर्ता कहते हैं व्यवहार से। बात समझ में आ गई? अब नीचे लिखो क्या हुआ है। लिखो, द्रव्य कर्ता, द्रव्य कर्ता वह पर्याय उसका कर्म है। द्रव्य कर्ता पर्याय उसका कर्म है। अगला पॉइंट लिखो, व्याप्य व्यापक भाव में ही, व्याप्य व्यापक भाव में ही, अगला पॉइंट, व्याप्य व्यापक भाव में ही कर्ता कर्म संबंध संभवित है। व्याप्य व्यापक भाव में ही कर्ता कर्म संबंध संभवित है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ख्याल में रहनी चाहिए। देखो, मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापक संबंध है ना, क्योंकि उस पूरे घड़े में मिट्टी व्याप्त हो रही है, कुम्हार व्याप्त नहीं होता। रोटी में आटा व्याप्त है, ना कि बनाने वाली महिला। समझ गए? अब द्रव्य और पर्याय में लिखो, द्रव्य व्यापक, द्रव्य व्यापक व पर्याय उसका व्याप्य है। द्रव्य व्यापक व पर्याय उसका व्याप्य है। उदाहरण में लिखो नीचे, जैसे मिट्टी ओब्लिक, मिट्टी ओब्लिक आटा व्यापक व घड़ा ओब्लिक रोटी उसका व्याप्य है। इसमें क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले, अगर आप समझ जाएंगे तो। देखो, जो आटा है पहले सूखा था, ठीक है, तो हम उसे बोल रहे थे चूरण। क्या बोल रहे थे? पाउडर बोल लो। हिंदी में चूरण बोलते हैं, इंग्लिश में पाउडर बोलते हैं। आटा था ना सूखा, तो पाउडर था। तो पाउडर में कौन व्याप्त था? आटा। लेकिन अब उसमें हमने पानी डाल दिया, लपसी बना दी उसकी। अभी दूसरी दशा आ गई, लपसी वाली। सुनो बेटा ध्यान से। हाँ, अब जो हमने लपसी बना दी, उसकी दशा चेंज हो गई ना, तो क्या है उस दशा का नाम? लपसी। लेकिन आटा तो अभी भी उसमें व्याप्त है। फिर हमने उसको थोड़ा सा गूंद लिया, कैड़ा कर लिया, तो वो बन गई लोई आपकी, डो। इस दशा में भी आटा व्याप्त है। फिर हमने उसको बेलन से बेल लिया, ठीक है, फिर हमने उसको सेक लिया। अब जब रोटी बन गई, आटा तो वहाँ भी व्याप्त है, तो इसलिए आटा हो गया व्यापक। जो सभी दशाओं में व्याप्त रहा है वो कहलाता है व्यापक। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब लिखा तो दिया सब, ये तो समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही घड़े में लगा लो, पहले सूखी मिट्टी थी, फिर वो गीली पिंड रूप अवस्था हुई, फिर वो घड़े रूप हुई। उन सब में मिट्टी तो व्याप रही है, तो मिट्टी हो गई व्यापक। और उसका व्याप्य क्या है कि वो पाउडर दशा उसका व्याप्य है, पिंड रूप दशा उसका व्याप्य है, घड़ा उसका व्याप्य है। इसी प्रकार
द्रव्य तो अनादि अनंत है। आत्मा की जो जो दशाएं होती हैं उन सब दशाओं में वो द्रव्य व्याप रहा है। तो द्रव्य हो गया व्यापक और पर्याय हो गई व्याप्य। क्वेश्चन लिखो। व्याप्य व्यापक संबंध को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। व्याप्य व्यापक संबंध को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 2, ठीक है। व्याप्य व्यापक संबंध को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 2 लिखो। कर्ता व कर्म कर्ता व कर्म की परिभाषा लिखकर कर्ता कर्म संबंध को स्पष्ट करें उदाहरण सहित। कर्ता कर्म संबंध को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। परिभाषा लिखकर कर्ता कर्म संबंध को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। अब आ जाइए ग्रंथ। टाइम हो गया पूरा, तो अपना एक मंगलाचरण तो कर ही लें। अब देखो उत्थानी का प्रवचन किस किस का हुआ वहाँ पर? तुम्हारा ये हुआ। तुमने विषय को अच्छा, प्रस्तुतिकरण अच्छा था, इंट्रोडक्शन अच्छा था, लेकिन कुछ विषय से विषयांतर हो गए। जैसे आपने कुंद आचार्य के बारे में बताना चालू किया तो अब आपका विषय छूट गया। वो आप चाहते तो उस विषय की गहराई में थोड़ा उतर सकते थे। आपको ये स्पष्ट करना जरूरी था कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित है आत्मा। ये आपने स्पष्ट करना छोड़ दिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये बताना था, ये अज्ञानी जीव अपने को पुद्गल कर्म के फल में जो सामग्री मिली है, ठीक है, उसका कर्ता भोक्ता ऐसा महसूस करता है, मानता है, उसके फल में सुख मानता है, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसे एकत्व ममत्व करता है। इसी का नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। दूसरी विवक्षा भी बताई थी कि जब तक इसके कर्म का संबंध है तब तक ये संसार दशा में रहता है, ठीक है। और अलग अलग अपेक्षाएं थी ज्ञानी अज्ञानी की। आपको देखो, आपको क्वालिटी देनी है, ठीक है। आपको वो काम नहीं करना चाहिए लिपापोती वाला, जैसे और लोग करते हैं कि बस आपको टाइम पूरा करना है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किसी को राजी नहीं करना। आप तो तत्व ज्ञान की बात बताओ, 2 लोग भी समझ गए, ठीक है ना। तो कीमत है क्वालिटी की, क्वांटिटी की नहीं। मनोरंजन नहीं करना, मनोरंजन करने वाले बतेरे हैं। आप तो इसकी गहराई जो कोई नहीं बताता, आप वो गहराई बताओ उस गाथा की, इससे हमारी महानता होगी, ठीक है ना। हो सकता है 20 लोगों को समझ में नहीं आए, वो आप अपनी शैली को डेवलप कर सकते हैं। आपकी शैली इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। प्रश्न भी पूछ रहे थे बीच बीच में, अच्छा लगा। लेकिन मुझे दुख वहाँ हुआ कि जहाँ आपने पहले 5 कुंद आचार्य के ऊपर आप घुमा के ले गए तो विषय से विषयांतर हो गए। फिर आपने 5 नाम भी गिना दिए, चलो कोई बात नहीं, इतना भी बर्दाश्त कर लिया हमने। फिर आप ये भी बताने लगे कि इनके नाम क्यों पड़े, तो फिर तो आपका विषय छूट गया। फिर उसको क्या लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए वो चीज़ें बता रहे हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण था। आपकी जगह मैं होता, मैं तो प्रवचन कर भी नहीं पाता वहाँ इतनी भीड़ के सामने। लेकिन आपने कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखा। लेकिन हम तो आपकी कमियां ही बताएंगे, समझ में आया ना। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे वक्ता बने, चीज़ों को गहराई से समझें, ठीक है। तो आगे से गलती मत करना। आप विषय के साथ तभी न्याय कर पाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ एक पीरियड मिला, और उस एक पीरियड आपने जो गाथा उठाई, आपको उस गाथा को पूरा कंप्लीट करना चाहिए था। भले ही वहाँ से ना पढ़ते, लेकिन आप उसका सार बताते, चाहे आप उदाहरण से बताते, ज्ञानी अज्ञानी में अंतर बताते, स्वसमय पर समय का और खुलासा करते। चलो खैर, बाकी बहुत अच्छा आपका
प्रयास रहा। और बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी कि 2-3 बच्चों का आएगा नंबर। चलो कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो बड़ी उत्सुकता से सुन रहा था कि अब देखें बच्चे कितना समझते हैं, क्या समझाते हैं। बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। चलो, घबराहट नहीं हो रही थी तुम्हें? बोलते हो नहीं होती घबराहट? अच्छा, हमसे तो हम नहीं बोल पाते, ज़्यादा पब्लिक हो ना, क्योंकि कई लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि सुनना ही नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना तब कही जाती है कि सामने वाले की लाख बार गरज हो, खूब सुनना चाहे तब हम उसे सुनाएं, तब निकल के आती है बात। आप लोग इतने प्रेम से सुनते हैं तो मेरे मन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं बताने के लिए। और आप लोग भी ऊँगते रहें, टाइम देखते रहें, कब जाएंगे, फंस गए तो आएंगे ही नहीं भाव। ठीक है, चलो एक कलश पढ़ के पूरा करते हैं। बहुत सुंदर कलश है, सुनेंगे, समझेंगे, फिर कल से अपनी गाथाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अथ जीवा जीवावेव कृत्रिकर्म वेशेण प्रविशतः। उत्थानी का मिल गई आपको सबसे ऊपर, कलश के ऊपर, कर्ता कर्म अधिकार में क्या कहते हैं कि अब जो है जीव अजीव, माने वो जीव अजीव ही, जो पिछले अधिकार में जीवाजीव अधिकार में हमने एकत्व ममत्व बुद्धि की मुख्यता से बात की थी। एकत्व ममत्व बुद्धि पता है, यही मैं हूँ, ये एकत्व बुद्धि, ये मेरा है ममत्व बुद्धि, मैं इसका करता हूँ। अब इसको समझ में आ गया कि चलो जीव अजीव एक नहीं है, जीव अजीव उनमें आपस में ममत्व भी नहीं है, लेकिन जीव अजीव का करता तो है, भोगता तो है ना, कर्म के फल को, कर्म के उदय को, पर द्रव्य को। तो यहाँ कहेंगे नहीं भैया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्यों? क्योंकि एक द्रव्य स्वयं अपने परिणाम का कर्ता है। तो हमने कर्ता कर्म सही समझ में आएगा तो जो दूसरे का कर्ता अपने को मानता था वो अज्ञान निकल जाएगा। कर्ता कर्म के संबंध में अनेकांत बताओ कि द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है लेकिन पर द्रव्य के परिणाम का अकर्ता है। समझ गए? तो मैं कर्ता भी हूँ और अकर्ता भी हूँ। तो मैं अपने परिणाम का, अपने भाव का तो करता हूँ, लेकिन पर द्रव्य का, पर भाव का अकर्ता हूँ। क्वेश्चन लिख लो, कर्ता कर्म के संबंध में अनेकांत बताएं। कर्ता कर्म के संबंध में अनेकांत क्या है? ठीक है, समझ गए ना आप? चलो अब गाथा कलश पढ़ते हैं, समय हो गया ज़्यादा। पढ़े? सब लोगों को समझ में है क्या? आराम से। एका करता, बोलिए। चिदहमिह में कर्म को पादयोमि, इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोत् दात्मत्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम्। लय पकड़ में आ रही है आपको? कौन सा छंद है? मंदाक्रांता, मंद मंद पवन बहती है जैसे, ऐसे आपने इसको गाना है। समझ में? बीमारियों को दूर कर दें, ऐसे संस्कृत के काव्य और कलश हैं, और उस पर भी इसमें अध्यात्म का रस भरा है, इसलिए कहते हैं इसको अमृत कलश
अध्यात्म के अमृत कलश हैं ये। चलिए, आपको समझ में आ रहा है। एकः कर्ता चिदमिह में कर्म कोपादयोमि, मैं एक कर्ता हूँ और ये क्रोधादि सब मेरे कर्म हैं। सुनो, मैं ये एक कर्ता हूँ और ये क्रोधादि सब मेरे कर्म हैं। इत्यज्ञानम, माने इस अज्ञान से, दबितः कर्ता कर्म प्रवृत्ति, के अज्ञानियों की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही थी। क्या अज्ञान है कि मैं एक कर्ता और ये क्रोधादि मेरे सब कर्म। और पहले हम पढ़ के आए ना भी जीवाजीवाधिकार के अंत में कि वो रागादि से लेकर माने वो वर्णादि से लेकर गुण स्थान तक के सारे भाव पुद्गल हैं। अब जो पुद्गल हैं वो तो वहाँ समझ लिया, लेकिन कोई बात नहीं, करता तो मैं ही हूँ। तो कह रहे भैया यही तो अज्ञान है कि मैं करता और ये क्रोधादि सब मेरे कर्म है। ऐसी जो अज्ञान में प्रवृत्ति है, इसको शमयित करती हुई, शमन करती हुई, ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात अत्यंत धीर, ऐसी ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। और वो क्या करती है? साक्षात कुर्वन्न, माने साक्षात प्रत्यक्ष करती है। क्या करती है? पृथक द्रव्य निर्भासी, माने जो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं उनको प्रकाशित करती है। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, कर्म नहीं, ऐसी उनकी भिन्नता को प्रकाशित करती हुई वो समस्त लोकालोक को साक्षात देखती है, जनाती है, जानती है। ऐसी ज्ञान ज्योति को यहाँ नमस्कार किया। ठीक है, अब ये जो गाथा चलेंगे 69-70, ये गाथा कल लेंगे, समय आज अधिक हो गया है। आप अपना क्वेश्चन आंसर डेली के डेली लिखेंगे और बाकी अपनी कॉपी दे देंगे जिसकी रह गई है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।